यस सर, दिख रहा है आप? हाँ ठीक। यस सर। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज हम क्लास 10th का ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड के बारे में आपको पढ़ाएंगे। पिछला लेक्चर हमारा हो गया था ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड के बारे में। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। हमने वेरियस पार्ट्स ऑफ आई एंड देयर करेक्शंस, देयर फंक्शंस, उनके बारे में हमने बता दिया था। आज हम आपको डिफेक्ट के बारे में बताएंगे कि आईज में कितने टाइप की डिफेक्ट होती है, ह्यूमन आई में कितने टाइप की डिफेक्ट होती है। तो 3 टाइप की मोस्टली डिफेक्ट बताई गई ह्यूमन आई में। कौन कौन से? एक तो मायोपिया, दूसरा हाइपरमेट्रोपिया और तीसरा प्रेसबायोपिया। मायोपिया कौन कौन से हैं? मायोपिया को क्या कहते हैं? हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया को शॉर्ट साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस या शॉर्ट साइटेडनेस कहा जाता है। और दूसरा आपका है, मायोपिया के बाद में दूसरा क्या आता है? हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया को क्या कहते हैं? लॉन्ग साइटेडनेस, हाइपरमेट्रोपिया। हाँ, लॉन्ग साइटेडनेस, हाइपरमेट्रोपिया। और मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, और तीसरा होता है प्रेसबायोपिया। तो मायोपिया में क्या होता है? नियर साइटेडनेस या शॉर्ट साइटेडनेस इसको कहा जाता है कि नज़दीक की चीज़ें आपको क्लियरली दिखाई देती हैं और दूर की चीज़ें आपको क्लियरली दिखाई नहीं देती हैं। यही था ना नितिन? यस सर। तो यहाँ पर यस आपको, सही। हाँ, मैंने बताया था कि जो मायोपिया है, शॉर्ट साइटेडनेस, तो इट इज़ अ काइंड ऑफ डिफेक्ट इन ह्यूमन आई ड्यू टू विच ए पर्सन कैन सी near object clearly, but he cannot see the distant object distinctly. वो नज़दीक के पॉइंट तो आसानी के साथ देख सकता है, लेकिन दूर के पॉइंट को आसानी के साथ इजीली नहीं देख सकता। समझ में आया? तो मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस किसको कहते हैं? तो आप, इट इज अ काइंड ऑफ डिफेक्ट इन ह्यूमन आई ड्यू टू विच अ पर्सन कैन सी नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली बट ही कैन नॉट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। myopia is due to the see excessive curvature of the cornea. ये डिफेक्ट 2 टाइप से हो सकता है। एक तो एक्सेसिव कर्वेचर, कोर्निया की कर्वेचर बढ़ जाए, और दूसरा क्या होता है? इलांगेशन ऑफ आई बॉल बढ़ जाने से और एक्सेसिव कर्वेचर हो जाने से ये डिफेक्ट आती है मायोपिक आई। अब इसको दूर कैसे करते हैं? तो हमारी आई लेंस, मैंने बताया था कॉन्वेक्स लेंस होता है, तो इसको दूर कैसे करेंगे? कॉनकेव लेंस इस्तेमाल करके। कॉनकेव लेंस, इसको मतलब इस डिफेक्ट को रिमूव करेंगे कॉन्वेक्स लेंस यूज करके। समझ में? कॉनकेव लेंस, कौन सा लेंस? कॉनकेव लेंस। समझ में आया? कॉनकेव लेंस। हाँ, तो इसको, इस डिफेक्ट को दूर करते हैं, कौन सा लेंस यूज करते हैं? कॉनकेव लेंस यूज करते हैं मायोपिक आई के लिए। तो करेक्शन क्या है? कॉनकेव लेंस हैज एन एबिलिटी टू डाइवर्ज incoming rays. It is used to correct this defect of vision. The image is allowed to form at the retina by using a concave lens of suitable power. जो कॉनकेव लेंस है उसकी सुटेबल पावर यूज की जाती है। कि मतलब पावर क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, P इज इक्वल टू 1/f होता है। बताया था कि पावर ऑफ ए लेंस इज डिफाइंड एज reciprocal of focal length. When focal length measured in meter, then power measured in diopter में मेजर किया जाएगा पावर्स को। तो यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें बताई गई थी। दूसरा हाइपरमेट्रोपिया होता है, जिसको लॉन्ग साइटेडनेस कहते हैं। हाइपरमेट्रोपिया को क्या कहते हैं? लॉन्ग साइटेडनेस। हाँ, लॉन्ग साइटेडनेस हाइपरमेट्रोपिया होता है। ये एक टाइप की डिफेक्ट है जिसमें दूर की चीज़ें आपको क्लियरली दिखाई देती हैं और नज़दीक की चीज़ें क्लियरली दिखाई नहीं देती हैं। तो हाइपरमेट्रोपिक आइज में क्या, कौन सा डिफेक्ट होता है? इट इज अ काइंड ऑफ डिफेक्ट इन ह्यूमन आई ड्यू टू विच ए पर्सन कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट प्रॉपरली बट कैन नॉट सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली। इट हैपेंस, ये किसके कारण होती हैं? डिक्रीज इन पावर ऑफ आई लेंस की पावर डिक्रीज हो जाए, या इंक्रीज फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाए, ये भी कह सकते हैं। या आई लेंस की फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाए,
या पावर डिक्रीज हो जाए, क्योंकि अगर फोकल लेंथ कम होगी तो पावर ज़्यादा होगी, फोकल लेंथ ज़्यादा होगी तो पावर कम होगी। तो पावर और फोकल लेंथ में कौन सा रिलेशन होगा? इन्वर्स रिलेशन होगा, इन्वर्सली वेरिएबल होता है। तो पावर ऑफ लेंस और फोकल लेंथ में कौन सा रिलेशन होता है? इन्वर्सली रिलेशन होता है। इन्वर्सली रिलेशन आपने पढ़ा, इन्वर्स वेरिएशन, एक क्वांटिटी बढ़े तो P इज इक्वल टू 1/f, ये मीटर में मेजर किया जाए, मीटर, तो इसकी पावर की यूनिट क्या होती है? डायोप्टर, डायोप्टर होती है। समझ में आया? यस सर। फोकल लेंथ कम होगी तो पावर ज्यादा होगी, फोकल लेंथ ज्यादा होगी तो पावर कम होगी। तो पावर और फोकल लेंथ एक दूसरे के इनवर्स वेरिएशन है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। पावर और फोकल लेंथ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ डिक्रीज इन पावर ऑफ द आई लेंस की पावर डिक्रीज हो जाए या इंक्रीज फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाए। दूसरा शॉर्टनिंग ऑफ आई बॉल शॉर्ट हो जाए। दूसरा ये डिफेक्ट जो मतलब हाइपरमेट्रोपिक आई जो डिफेक्ट है हाइपरमेट्रोपिक आई का, तो इसमें या तो जो लेंस की पावर है हमारी पावर ऑफ द लेंस वो डिक्रीज हो जाए या फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाए, ये कारण एक हो सकता है। दूसरा रीजन क्या हो सकता है कि शॉर्टनिंग ऑफ आई बॉल शॉर्ट हो जाए, शॉर्टनिंग ऑफ द आई बॉल। समझ में आ रहा है? यस सर। तो हाइपरमेट्रोपिया जो डिफेक्ट है हाइपरमेट्रोपिया, जिसको हम लॉन्ग साइटेडनेस कहते हैं, इसमें क्या होता है कि दूर की चीज़ें हमें क्लियरली दिखाई देती हैं, नज़दीक की चीज़ें क्लियरली दिखाई नहीं देती हैं। तो ये डिफेक्ट दो कारणों से हो सकती है। एक तो पावर आपका डिक्रीज हो गया हो, जो हमारी आई लेंस की पावर है वो डिक्रीज हो जाए, या फोकल लेंथ की पावर जो फोकल लेंथ है वो इंक्रीज हो जाए। सेकंड कंडीशंस क्या हो सकती है कि शॉर्टनिंग ऑफ द आई लेंस जो है वो आई बॉल जो है हमारी वो शॉर्टनिंग हो जाए, शॉर्ट हो जाए। तो यही दो इसके रीजन होते हैं। और वहाँ इसको करेक्शन कैसे करोगे? तो इसमें कॉन्वेक्स लेंस यूज किया जाएगा। कौन सा लेंस इस मतलब डिफेक्ट को दूर करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। और जो आपका मायोपिक आई था उसमें कॉनकेव लेंस यूज करते थे, कॉनकेव लेंस यूज करते थे। तो वो बीमारी जो आपका नियर साइटेडनेस थी या शॉर्ट साइटेडनेस की बीमारी थी मायोपिक आई के लिए, तो वो भी दो कारणों से होती थी। एक तो कर्वेचर आपका कोर्निया का कर्वेचर ज़्यादा हो जाए और दूसरा आई बॉल इलोंग हो जाए। तो इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल, मायोपिक आई के लिए इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल, एंड सेकंड कंडीशन इज एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द कोर्निया, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द कोर्निया। तो दो रीजन से मायोपिक आई का था और दो रीजन ही इसमें है। समझ में आया? समझ में आया बेटा? सर। तो हाइपर मेट्रोपिक आई हैज इट्स लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन ग्रेटर देन 25 सेंटीमीटर। तो अ कॉन्वेक्स लेंस हैज द एबिलिटी टू कन्वर्ज इनकमिंग रेज। जो कन्वर्जिंग लेंस होता है वो कॉन्वेक्स लेंस होता है, और जो डाइवर्जिंग लेंस होगा वो कॉनकेव लेंस होगा। तो कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, जो सारी रेज को लाके एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर देता है, तो रेज को इकट्ठा कर देता है। और जो डाइवर्जिंग लेंस होता है कॉनकेव लेंस होता है, वो रेज को डाइवर्ज करता है, फैलाता है। डाइवर्जिंग मतलब फैलाने की पावर, कन्वर्जिंग मतलब सारी रेज को लाके एक पॉइंट पर फोकस कर देना। तो a convex lens has the ability to converge incoming rays. It can be used to correct this defect of vision. ठीक, तो यहाँ आप इसको हाइपरमेट्रोपिक आई के लिए कॉन्वेक्स लेंस यूज करोगे और मायोपिक आई के लिए आपको कॉनकेव लेंस यूज करना पड़ेगा। समझ में आया? यस सर। अब तीसरी टाइप की डिफेक्ट होती है कौन सी? प्रेसबायोपिया। क्या होता है? प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया में क्या होता है, जब हमारी एज बढ़ जाती है तो धीरे धीरे हमारी जो आई की पावर है वो कमज़ोर हो जाती है। तो एज बढ़ने के साथ में हमारी पावर कमज़ोर हो जाती है, आइज की पावर हमारी कमज़ोर हो जाती है। समझ में आया? तो ऐसी डिफेक्ट को हम क्या कहते हैं? प्रेसबायोपिया। इसके लिए हम दो टाइप के वाई फोकल लेंथ यूज करते हैं, बताया था आपको कि ऐसे डिफेक्ट को दूर करने के लिए हम वाई फोकस वाले लेंसेस को यूज करते हैं, जिसका एक पोर्शन कनकेव होता है और दूसरा पोर्शन कॉन्वेक्स होता है। तो प्रेसबायोपिया इट इज अ काइंड ऑफ डिफेक्ट इन ह्यूमन आई विच आकर्स ड्यू टू एजिंग। एज बढ़ने के साथ में हमारी आई कमज़ोर हो जाती है। इट हैपन्स टू द फॉलोइंग रीजन्स। पहला
डिक्रीज इन फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आई लेंस, आई लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी डिक्रीज हो जाए। और दूसरा क्या है, ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ सिलरी मसल्स, सिलरी मसल्स धीरे धीरे वीक होती जाएं। तो ये डिफेक्ट क्या होती है, जो सिलरी मसल्स हैं वो धीरे धीरे वीक हो जाएं। और सेकंड कंडीशन होती है कि जो फ्लेक्सिबिलिटी है आई बॉल्स की वो मतलब डिक्रीज हो जाए। तो डिक्रीज इन द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आई बॉल्स एंड सेकंड कंडीशन क्या है कि ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ द सिलरी मसल्स। समझ में आया? Yes, sir. तो by using bifocal lenses with the appropriate power, bifocal lenses consist of both concave and convex lens. Upper portion consists of concave lens and lower portion consists of convex lens. अब ऊपर वाला पोर्शन जो होगा आई लेंस का वो कॉनकेव रखा जाएगा और नीचे वाले पोर्शन को कॉन्वेक्स लेंस रखा जाएगा। अपर पोर्शन आपका कॉनकेव लेंस होगा और लोअर पोर्शन क्या होगा, कॉन्वेक्स लेंस होगा। मतलब इसको इस डिफेक्ट को दूर करने के लिए, प्रेस बायोपिया के डिफेक्ट को दूर करने के लिए। एक होता है स्टिग्मेटिज्म, एक और बीमारी इसमें आती है स्टिग्मेटिज्म। इट इज अ काइंड ऑफ डिफेक्ट इन ह्यूमन आई ड्यू टू विच ए पर्सन कैन नॉट सी साइमल्टेनियसली हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस बोथ। ये ऐसी टाइप की डिफेक्ट है स्टिग्मेटिज्म की जिसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है और वर्टिकल लाइंस है उसको इंसान नहीं देख पाता है। कोई भी पर्सन हॉरिजॉन्टल लाइंस और वर्टिकल लाइंस को देखने में अनेबल होता है। तो ऐसी डिसीजेस को एस्टिग्मेटिज्म कहा जाता है। समझ में आया? तो ऐसे मतलब इस डिफेक्ट को दूर करने के लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं, सिलिंड्रिकल लेंसेस का। हाँ, कौन सा लेंस का, सिलेंड्रिकल लेंस, सिलेंडर के शेप का लेंस यूज किया जाता है एस्टिग्मेटिज्म को के लिए। ठीक, अब एक कैटारैक्ट की डिसीजन आती है, मोतियाबिंद जिसको कहते हो, कैटारैक्ट की डिसीजन। कैटारैक्ट क्या होता है, तो ड्यू टू द मेम्ब्रेन ग्रोथ ओवर आई लेंस द आई लेंस बिकम्स हैजी और इवन ओपैक। दिस लीड्स टू डिक्रीज और लॉस ऑफ विजन। दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड कैटारैक्ट। इट कैन बी करेक्टेड ओनली बाई सर्जरी। सर्जरी के द्वारा ही इसको मतलब सही किया जा सकता है कैटारैक्ट की डिसीजेज को। तो ये जो हमारी ड्यू टू द मतलब कैटारैक्ट डिसीज जो मोतियाबिंद कैसे होता है कि ड्यू टू द मेम्ब्रेन ग्रोथ ओवर आई लेंस, ठीक, द आई लेंस बिकम्स हैजी इवन ओपैक। धीरे धीरे आंखें कमजोर हो जाती है, खत्म हो जाती है रोशनी, तो ओपैक हो जाएगी। ओपैक मतलब जिससे लाइट पास नहीं होगी। ओपैक मतलब ऐसा मटेरियल जिससे लाइट पास ना हो। तो हमने 3 टाइप के मटेरियल पढ़ा है, एक तो ट्रांसपेरेंट जिससे लाइट आर पार चली जाए, एक ट्रांसलूसेंट जिससे लाइट मतलब पार्सली पास हो, एक ओपैक होता है जिससे लाइट पास ना हो। तो ये 3 टाइप के मटेरियल्स आपने पढ़ रखा है। समझ में आया? यस सर। तो ये 3 टाइप के डिफेक्ट आपको हमने बता दिया था। अब पावर ऑफ द करेक्टिंग कॉनकेव लेंसेस, पावर ऑफ द, अब लेंस का फार्मूला भी बताया था आपको। लेंस और मिरर का फार्मूला आते हैं पेपर में, इसमें डेरिवेशन नहीं दिया गया आपके सिलेबस में। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v और माइनस में 1/u, ये होता है लेंस का फार्मूला। चाहे कॉनकेव लेंस हो, चाहे कॉनकेव हो, चाहे कॉन्वेक्स हो, कोई भी लेंस हो, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स, कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों के लिए ये फार्मूला होता है। इसको हम कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस के लिए 1/f, f क्या है, फोकल लेंथ है, v क्या है, इमेज डिस्टेंस, और u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। हाँ, f क्या है, फोकल लेंथ, v इमेज डिस्टेंस और u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये आपका लेंस का फार्मूला हो गया। कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों का एक ही होता है। और मिरर का होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v और प्लस में 1/u। ये मिरर का फार्मूला होता है, चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो। तो ये मिरर का फार्मूला है और ये क्या है, लेंस का फार्मूला है। ये आपका लेंस हो गया और ये हो गया मिरर का फार्मूला। समझ में आया? यस सर। सिंबल वही है। दूसरा है मैग्निफिकेशन, इसको लीनियर मैग्निफिकेशन कहते हैं। तो m बराबर होता है -b/u, m बराबर -b/u।
एम क्या है, मैग्निफिकेशन, या एम इज इक्वल टू आई अपान ओ, आई अपान ओ, आई क्या है, इमेज लेंथ है, और ओ क्या है, ऑब्जेक्ट लेंथ है। तो आई इमेज लेंथ हो गया और ओ क्या हो गया, ऑब्जेक्ट लेंथ हो गया। तो एम बराबर आई अपान ओ हो गया, या एम इज इक्वल टू माइनस बी बाई यू हो गया, या एम इज इक्वल टू एच टू अपान एच वन हो गया, एम इज इक्वल टू एच टू अपान एच वन। तो एच टू क्या है, इमेज की हाइट है, और एच वन क्या है, ऑब्जेक्ट की हाइट है। तो इमेज या मतलब इमेज की हाइट अपान में ऑब्जेक्ट की हाइट को हम मैग्निफिकेशन कहते हैं। अब ये दो सेम क्वांटिटी की यूनिट है, तो इसलिए इसके दो सेम क्वांटिटी का रेशियो है, इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। ये भी पूछा जाता है कि मैग्निफिकेशन की यूनिट क्या होती है, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये दो सेम क्वांटिटी का रेशियो है। आया समझ में? यस सर। तो ये कैटारेक्ट हो गया। अब यहाँ कंपोजिशन ऑफ वाइट लाइट, आपको ये बताया था डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट बाय ए ग्लास प्रिज्म। जब कोई लाइट ग्लास प्रिज्म से टकराती है, कोई ग्लास प्रिज्म है, और जब कोई लाइट इससे टकराएगी तो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में वो डिवाइड हो जाती है, बढ़ जाती है। जब कोई प्रिज्म, जैसे मान लो कोई प्रिज्म है, ग्लास प्रिज्म है, और जब वाइट लाइट, ग्लास प्रिज्म है ए बी सी, जिसको हम डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहते हैं, ये आपकी लाइट रेज गई, वाइट लाइट रेज, ठीक, या बीम ऑफ वाइट लाइट रेज, बीम ऑफ, इसको हम कह सकते हैं बीम ऑफ डब्ल्यू, वाइट लाइट रेज, ये हो गया बीम ऑफ वाइट लाइट रेज या वाइट लाइट रेज, सफेद मतलब श्वेत प्रकाश, हिंदी में क्या कहते हैं, श्वेत प्रकाश, वाइट लाइट रेज, या बीम ऑफ वाइट लाइट रेज। जब किसी ग्लास प्रिज्म से टकराएगी तो टकराने के बाद ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स कलर में क्या होगी, ये प्रिज्म है, बट जाएगी, प्रिज्म हो गया, तो ये डिवेट हो जाएगी, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में डिवेट हो जाएगी। समझ में आया? यस सर। तो ये स्क्रीन पर जब टकराएगी, ये कलर्ड स्पेक्ट्रम हो गया, कलर्ड स्पेक्ट्रम, और ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में बढ़ जाएगी। समझ में आया? तो अब इसमें 7 कलर्स होंगे, कौन, जैसे रेनबो, तो रेनबो में कितने कलर्स होते हैं, 7 कलर्स होते हैं। कौन कौन से कलर होंगे? विवज्योर, इंग्लिश में याद कर सकते हो, विवज्योर, 7 कलर। वी मतलब वायलेट, आई मीन्स इंडिगो, बी मीन्स ब्लू, जी मीन्स ग्रीन, और वाई मीन्स येलो, ओ मीन्स ऑरेंज, और आर मीन्स रेड। तो 7 कलर्स हो जाएंगे। कौन कौन से? वायलेट, वी से वायलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, और ओ से ऑरेंज, और आर से रेड। 7 कलर हो जाएंगे, 7 कलर्स में बट जाएगी। जब किसी मतलब कोई वाइट लाइट, बीम ऑफ वाइट लाइट रेज, जब किसी ग्लास प्रिज्म से टकराती है तो वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स कलर्स में बढ़ जाती है, डिवेट हो जाती है। समझ में आया? 7 कलर्स में डिवेट हो जाएगी। अब विवज्योर, जिसको हम लेटर विवज्योर से याद कर सकते हैं। हिंदी में भी याद करना है तो वैनी आ पी नाला, वैनी आ पी नाला, ये भी याद कर सकते हो हिंदी में, वैनी आ पी नाला। तो वै मतलब वैगनी, नी से नीला, आ से आसमानी, हा से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी, और ला से लाल। तो वैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, और नारंगी और लाल। तो यहाँ 7 कलर्स में डिवेट हो जाएगी, विवज्योर जिसको कहते हैं। समझ में आया? तो द बैंड ऑफ 7 कलर्स। अब जो इसका बैंड होगा, 7 कलर्स का जो बैंड होगा, इसको हम क्या बोलेंगे? स्पेक्ट्रम बोलेंगे। क्या नाम देंगे? स्पेक्ट्रम। समझ में आया? इसका क्या नाम देंगे? SP स्पेक्ट्रम, TRUM, SPECTRUM, स्पेक्ट्रम इसको बोला जाएगा। समझ में आया? तो इसको बैंड ऑफ स्पेक्ट्रम बोलेंगे। समझ में आ रहा है? यस सर, आ रहा है। कौन कौन से कलर होंगे एक बार बोलो? वायलेट, वायलेट, हाँ, इंडिगो, रेड, ब्लू,
हाँ green, orange, येलो, वाई से येलो, indigo, हाँ yellow, हाँ येलो मीन्स पीला रंग orange and ना, red, ऑरेंज और रेड, और red. हाँ 7 कलर्स होते हैं, समझ में आया। तो कंपोजिशन ऑफ Yes, व्हाइट sir. लाइट, तो व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। अब यहाँ पर अब ये 7 कलर्स हो गया, इसी को हम डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट बाई ए ग्लास प्रिज्म भी कहते हैं। डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट बाई ए ग्लास प्रिज्म, द फिनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट into its 7 constituent colors when it passes through a glass prism is called dispersion of white light. The various colors seen are violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. तो इनको हम स्पेक्ट्रम कहेंगे। तो ये अब यहाँ जो वायलेट लाइट होगा वो कम वेंड होगी, यहाँ पर वायलेट क्या होगा, कम वेंड होगा, और जो रेड होगा वो ज़्यादा वेंड होगा। तो वायलेट कलर्स लीस्ट वेंडिंग होगा, लीस्ट वेंड होगा, कम मुड़ेगा, और जो रेड होगा, रेड कलर, तो वायलेट से ज्यादा बेंड कौन होगा, इंडिगो से ज्यादा मतलब बेंड कौन होगा, ब्लू से ज्यादा बेंड कौन होगा, ग्रीन, सबसे ज्यादा कौन बेंड होगा, रेड। समझ में आया, समझ Yes, में, sir. क्योंकि ये कम झुकेगा ना ऊपर, ये कम, फिर ये एंगल ऐसे बढ़ता जाएगा, एंगल नीचे की तरफ बढ़ता जाएगा एंगल, ये कम एंगल होगा, फिर ये सबसे ज्यादा बेंड कौन होगा, रेड कलर होगा, और लीस्ट बेंड कौन होगा, वायलेट होगा, कम झुकेगा। समझ में आया। Yes, sir. तो अब यहाँ मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या है, लाइट कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन 2 कलर्स या वेवलेंथ इज कॉल्ड मोनो पॉलीक्रोमेटिक लाइट। जैसे व्हाइट लाइट हो गया, तो मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या है, जिसमें एक सिंगल कलर हो या सिंगल वेवलेंथ हो, उसको मोनोक्रोमेटिक लाइट कहा जाता है। जैसे सोडियम लाइट हो गई। यह क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज मोनोक्रोमेटिक लाइट, तो मोनोक्रोमेटिक लाइट किसको कहते हैं, लाइट कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल कलर, जिसमें एक ही सिंगल कलर हो या सिंगल वेवलेंथ हो, तो उसको हम मोनोक्रोमेटिक लाइट कहते हैं। जैसे सोडियम लाइट हो गया, कौन सी लाइट हो गई, सोडियम लाइट। दूसरा आता है पॉलीक्रोमेटिक लाइट। पॉलीक्रोमेटिक लाइट किसको कहते हैं, ऐसी लाइट जिसमें 2 कलर्स हो, मोर देन 2 कलर्स या मोर देन 2 वेवलेंथ हो, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा कलर्स हो या 2 से ज़्यादा वेवलेंथ हो, तो उसको हम कहते हैं पॉलीक्रोमेटिक लाइट। जैसे व्हाइट लाइट हो गया, कौन सी लाइट हो गई, व्हाइट लाइट। जो ये व्हाइट लाइट है, बीम ऑफ व्हाइट लाइट, कितने कलर हैं, 7 कलर हैं, तो ये पॉलीक्रोमेटिक लाइट हो गया। और जिसमें सिंगल कलर हो, एक ही कलर हो या सिंगल वेवलेंथ हो, तो उसको मोनोक्रोमेटिक लाइट कहा जाता है। जैसे सोडियम लाइट हुआ, सोडियम लाइट में एक ही कलर है, एक ही वेवलेंथ है, सिंगल वेवलेंथ है। समझ में आया। Yes, sir. एक नंबर में क्वेश्चन आता है मोनोक्रोमेटिक लाइट और पॉलीक्रोमेटिक लाइट। फिर रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट। रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट मीन्स क्या होता है कि कोई भी प्रिज्म है, कोई भी प्रिज्म ले लो, तो जिसमें मतलब न्यूटन फाउंड दैट व्हेन एन इन्वर्टेड प्रिज्म इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ डिस्पर्ज लाइट देन इंटर पासिंग थ्रू प्रिज्म दे रिकम्बाइन टू फॉर्म व्हाइट लाइट। कि सारे कलर्स को जोड़ो और फिर से व्हाइट लाइट बन जाए, 7 कलर को जोड़ो और फिर से क्या बन जाए, व्हाइट लाइट बन जाए, 7 कलर को जोड़ करके, तो वो क्या बन जाए, उसको क्या कहेंगे, रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट। समझ में आया। रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट क्या हुआ, इस 7 कलर्स को ऐड करो, फिर से वो क्या बन जाए, व्हाइट लाइट बन जाए, कन्वर्ट हो जाए, व्हाइट लाइट बन जाए, तो उसको हम रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट का कहते हैं। वो किसने किया था, न्यूटन ने किया था। किसने किया ये डिस्कवरी, न्यूटन ने। न्यूटन। हाँ, न्यूटन साइंटिस्ट थे। इसके बाद रेनबो आपने पढ़ा है, रेनबो के बारे में कि जो रेनबो इट इज द स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट इन नेचर। इट इज द spectrum of sunlight in nature. It is formed due to the dispersion of sunlight by the tiny water droplets present in atmosphere. अब रेनबो बनता कैसे है, द वाटर ड्रॉपलेट्स एक्ट लाइक स्मॉल प्रिज्म। जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो एक स्मॉल प्रिज्म की तरह मतलब बिहेव करते हैं। दे रिफ्रेक्ट एंड डिस्पर्ज द इंसिडेंट सनलाइट, दे रिफ्लेक्ट इन इंटरनली एंड फाइनली रिफ्रैक्ट इट, internally and finally
refract it again when it comes out of the raindrop. Due to the dispersion of light and internal reflection, different colors reach to the observer's eye. तो रेड कलर्स अपीयर ऑन टॉप एंड वायलेट बॉटम ऑफ रेनबो. जो रेड कलर होगा वो रेनबो के टॉप पर होगा और जो वायलेट कलर होगा वो बॉटम में होगा रेनबो के. समझ में आया? यस सर. तो रेनबो ये भी आपका डिस्पर्जन ऑफ लाइट का एग्जांपल्स है. एक आता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या है कि अर्थ के एटमॉस्फेयर के कारण हमें कुछ लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होते हुए दिखाई देती हैं. तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कास्ट बाय द अर्थ्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर. अर्थ्स एटमॉस्फेयर हैविंग एयर लेयर्स ऑफ वेरिंग ऑप्टिकल डेंसिटीज. तो इसको हम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहते हैं. जैसे आप कभी कभी देखते हो कि रेगिस्तान में जाओ तो वहाँ आप देखोगे कि दूर से देखने पर लगता है कि क्या है, वहाँ पानी है, लेकिन जब वहाँ पहुँचो तो पानी नहीं होता है. होता है? नो सर. जैसे आप यहाँ से देखते हो तो लगता है ये जो आकाश है वो वहाँ पर कहीं ना कहीं जो हमारा स्काई है वो टच कर रहा होगा अर्थ को, उस पेड़ पर रखा है. लेकिन जब आप उस पेड़ के पास पहुँचते हो तो वो एक इल्यूजन होता है. वो क्या है? एक विरोधाभास होता है, इल्यूजन है. समझ में आया? जब वहाँ पर पहुँचते हो तो लगता नहीं कि पेड़ पर आकाश कहीं छू रहा है. दूर से देखने पर लगता है कि ये जो पेड़ है वो आकाश को छू रहा है, ये बिल्डिंग आकाश को टच कर रही है. लेकिन जब वहाँ पहुँचो तो आकाश और दूर नज़र आता है. तो ये किसके कारण होता है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण होता है. ये एक इल्यूजन है. समझ में आया? यस सर. इसके तो जैसे आपका ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स हो गया. जो स्टार्स हैं वो ट्विंकल करते नज़र आते हैं, प्लैनेट ट्विंकल नहीं करते हैं. तो ऐसा क्यों, ऐसा कैसे मतलब क्यों दिखाई देता है ऐसा कि स्टार जो है टिमटिमाते नज़र आते हैं, लेकिन जो मतलब वो है प्लैनेट है, प्लैनेट टिमटिमाते नहीं हैं. ऐसा क्यों होता है? तो ये किसके कारण होता है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण होता है. समझ में आया? यस सर. तो यहाँ पर प्लेनेट्स आर क्लोज. ऐसा प्लेन जो स्टार्स होते हैं वो बहुत दूर होते हैं, अर्थ से बहुत दूर होते हैं. तो उनसे जो लाइट आती है, स्टार से जो लाइट आती है वो एटमॉस्फेयर में बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं. तो पहले उन पर पड़ती है, फिर उनसे पड़ते हुए फिर हमारी आँखों पर आएगी. तो जो पार्टिकल्स होंगे एटमॉस्फेयर में वो रैंडम मोशन में होते हैं. उनकी क्या होती है? रैंडम मोशन, अनियमित गति होती है. तो जो स्टार से आने वाली लाइट सबसे पहले किस पर? एटमॉस्फेयर में बहुत सारे कीड़े, बहुत छोटे छोटे मतलब कीड़े हैं, छोटे छोटे कीड़े हैं. तो एटमॉस्फेयर में एटमॉस्फेयर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं. तो सबसे पहले वो पार्टिकल्स पर पड़ेगी, उस पार्टिकल से रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आइज पर पड़ेगी. तो पार्टिकल्स मोशन में हैं. एटमॉस्फेयर में वो पार्टिकल किस में है? मोशन में है, रैंडम मोशन में है. तो उन पर पहले लाइट रेज पड़ेगी, उसके बाद लाइट रेज पड़ने के बाद में फिर हमारी आइज पर पड़ेगी. तो वो मोशन में है तो हमारे पास सीधी रेज नहीं आती है, वो डिवेट होकर के आती है. फिर उसके बाद जब हम एटमॉस्फेयर में रेज को भेजेंगे तो वो भी डिवेशन के साथ जाएगी, तो वो ट्विंकलिंग की नज़र आती है. तो ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण होता है. समझ में आया? और प्लेनेट क्या है? वो नज़दीक होते हैं. प्लेनेट स्टार की अपेक्षा नज़दीक होते हैं, ये क्लोजर होते हैं अर्थ के. तो हम प्लेनेट को एक मान सकते हैं सोर्स ऑफ लाइट. द कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट साइज सोर्सेस ऑफ लाइट. तो टोटल अमाउंट ऑफ जो लाइट आएगी हमारी आइज में वो फ्रॉम ऑल इंडिविजुअल पॉइंट सोर्सेस विल नलीफाई द ट्विंकलिंग इफेक्ट. तो इसलिए जो प्लेनेट हैं वो मतलब ट्विंकल नज़र नहीं आते, क्योंकि उनका जो मतलब लाइट आएगी वो नलीफाई कर देगी ट्विंकलिंग ऑफ इफेक्ट को. तो प्लेनेट से क्लोजर होते हैं अर्थ के नज़दीक होते हैं. तो प्लेनेट्स आर क्लोजर टू द अर्थ एंड आर सीन एज एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट. ये एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट की तरह बिहेव किए, मतलब हम मान सकते हैं. द कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट साइज sources of light, therefore the total amount of light entering our eyes from all individual point sources will nullify the twinkling effect. अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो आती है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, उसमें और वेवलेंथ में क्या रिलेशन है? तो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था रेलेग.
तो रेलेग लॉ इसमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट में यूज किया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू रेलेग लॉ ऑफ स्कैटरिंग द अमाउंट ऑफ स्कैटर्ड लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दो इस अमाउंट ऑफ मतलब अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/λ⁴। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ है। तो ये फार्मूला किसने दिया? रेलेग ने दिया। रेलेग लॉ ऑफ स्कैटरिंग भी बोलते हैं इसको, रेलेग लॉ ऑफ स्कैटरिंग। तो रेलेग ने क्या बताया? रेलेग लॉ ऑफ स्कैटरिंग क्या है कि जो लाइट स्टार से आती है उसकी अमाउंट ऑफ लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/वेवलेंथ की पावर 4, फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ। रेलेग लॉ क्या है कि भाई अकॉर्डिंग टू रेलेग लॉ द अमाउंट ऑफ लाइट स्कैटरिंग फ्रॉम the amount of scattering of light is inversely proportional to the fourth power of wavelength। इसको हम रेलेग लॉ कहते हैं। समझ में आया? यस सर। हाँ, रेलेग लॉ RAYLEIGH होता है, LEIGH, रेलेग लॉ। तो अकॉर्डिंग टू रेलेग लॉ ऑफ स्कैटरिंग द अमाउंट ऑफ स्कैटर्ड लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे वेवलेंथ कम होगी अमाउंट ऑफ लाइट स्कैटरिंग ऑफ अमाउंट ऑफ लाइट इंक्रीज होगी, वेवलेंथ डिक्रीज होगी तो अमाउंट ऑफ लाइट इंक्रीज होगी। समझ में आया? स्कैटरिंग ऑफ अमाउंट ऑफ लाइट इंक्रीज होगी, वेवलेंथ इंक्रीज होगी तो स्कैटरिंग ऑफ अमाउंट ऑफ लाइट डिक्रीज होगी। ये समझ में आया? यस सर। अब इसमें एक चीज ये पूछा जाता है, कलर ऑफ सनराइज एंड सनसेट। जो सूर्य का अस्त होना और सूर्य का उदय होना, जब सूर्य अस्त होता है और सूर्य उदय होता है तो उसका कलर कैसे होता है? तो वाइल सनसेट एंड सनराइज द कलर ऑफ द सन एंड इट्स सराउंडिंग अपीयर्स रेड। रेड कलर नजर आता है जब सनसेट के समय और सनराइज के समय। तो ड्यूरिंग सनसेट एंड सनराइज द सन इज नियर टू होरिजन। ऐसा क्यों होता है? तो सनसेट और सनराइज के समय सन जो होता है होरिजन के नज़दीक होता है एंड देयरफॉर द सनलाइट हैज़ टू ट्रेवल लार्जर डिस्टेंस इन एटमॉस्फेयर। इसलिए जो सन की लाइट है उसको ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ता है एटमॉस्फेयर में। क्यों? क्योंकि सन उस समय होरिजन के नज़दीक होता है। सनराइज और सनसेट के समय सन क्या होता है? होरिजन के नज़दीक होता है, इसलिए सनलाइट को ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ता है एटमॉस्फेयर में।